हम आज एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां पे कोरोना के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था से भी लड़ने की चुनौती है, क्या क्योंकि वहां पे मंदी का साया मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार क्या करने वाली है, ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आपके पास वैसे तो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, छोटे मझौले कारोबारियों से जुड़ा मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल अलग हट करके है, वो ये कि सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत कर दी, कई सारी ढील दे दी, लेकिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। 24 घंटे में 3,900 नए मरीज सामने आए हैं, 195 डेथ हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने आर्थिक मजबूरी के चलते लॉकडाउन फेज 3 के तहत बहुत सारी ढील दी है? कोरोना की हालत वैसे अलाउ नहीं करती थी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी कोरोना के साथ भी लड़ाई शुरू है और इकोनॉमिक लड़ाई भी शुरू है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या भी गंभीर है। लेबर जो है वो पैदल निकलकर अपने गांव की तरफ निकले हैं। रोड नेशनल हाईवे पर हजारों लोग पैदल जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमको कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है और इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है। और धीरे धीरे इस प्रकार का लॉकडाउन सब प्रकार से बंद करना ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को भी किस प्रकार से जीना, इसके लिए भी हमको उसके लिए भी प्रशिक्षण लेकर जीने की पद्धति समझनी होगी। इसमें सर एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि हमने लॉकडाउन फेज 3 में ढील तो दी, लेकिन ढील देते वक्त हमने वाइन शॉप को खोलने की इजाज़त दे दी। जिस तरीके से हमने पिछले 24 घंटे में भीड़ देखी वाइन शॉप के आगे, ऐसे में सवाल उठने लगा है, क्या सरकार ने गलती की ऐसी ढील दे करके? क्या ये हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि दारू पीना या नहीं पीना ये विवादग्रस्त विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर अगर जब आप मार्केट शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में विविध प्रकार की दुकानों में जाने के लिए लोगों की लाइन लगने वाली है। और अगर वो बाकी भी दुकानों में लगेगी तो यहाँ भी लगने वाली है। तो मुझे लगता है कि हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि कोरोना के बारे में जो प्रिंसिपल्स है, पहली बात दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस अपनाते हुए मास्क लगाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सैनिटाइजर से लगातार हाथ ऑफिस में या घर में या बाहर में जाते आते समय हाथ धोना। तो ये 3 बातों को करके ही हमको सभी प्रकार के व्यवहार करने होंगे। और इसलिए इधर अगर आप दारू पीने वालों को दारू नहीं मिलेगी और वो इसी प्रकार से रहेंगे तो और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग प्रॉब्लम खड़े होंगे। तो आप जब सब बातों को शुरुआत कर रहे हैं तो दारू दुकान भी लीगली उसी का एक पार्ट है। कारण न होते हुए इन सब बातों को विवाद के विषय बनाना इस समय का विषय नहीं है। ये दारूबंदी या दारू खुली रखना या बंद रखना ये विषय नहीं है। मुझे लगता है ये लोगों के ऊपर इस समय छोड़ देना चाहिए। जब कभी मौका मिलेगा तो लोगों का जो प्रबोधन करना है, प्रशिक्षण करना है वो करे। इस समय पान ठेला खुला तो पान लोग ठेले खुद पे लाइन अपने आप लगेगी में लोगों की। आत्मनियंत्रण करेंगे। हाँ, धीरे धीरे करेंगे। अब ये कारण न होते हुए इसमें एक और ऐसे मुद्दा विषयों निकल को कर सामने आया कि वो ये हाँ, कि खास तौर से जो माइग्रेंट मजदूरों को लेकर के, इसमें एक तरफ हम जो फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसको खोलने की बात कर रहे हैं, खोलना शुरू भी कर दिया हम लोगों ने, और दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर को हम अपने अपने घर जाने की अनुमति दे रहे हैं, उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि माइग्रेंट वर्कर चले जाएंगे तो फिर फैक्ट्री में काम कौन करेगा, ऑफिस में काम कौन करेगा? ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है? पहली बात तो इस प्रकार से कभी होता नहीं। आप ये जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये आप ये समझ रहे हैं कि 100% माइग्रेंट लेबर पर सब फैक्ट्रियां चल रही है। ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हमने एनएचआई के 70-80% तक कामों का शुभारंभ कर दिया, शुरू कर दिया है। वहां भी लेबर काम कर रहे हैं। और ये भी लेबर जो है जा रहे हैं, ये अपने राज्य से, अपने जिले से इतने दूर आए हैं, ये खुशी से नहीं आए, ये रोजगार के लिए आए हैं। और उनके गांव में रोजगार नहीं है, उनके जिले में नहीं है, इसीलिए आए हैं। तो जैसे जैसे काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वापस भी आएंगे। अब स्थिति ऐसी कि लोग डरे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो कुछ समय के लिए साइकोलॉजिकली उनको रोकना भी कठिन है। तो अगर कुछ जाना चाहते तो जाए, फिर किसी का रोजगार शुरू हुआ तो रोजगार उनको शुरू कर दे ताकि वो ना जाए। हमको
केस टू केस अलग अलग प्रकार से विचार करके इस पे आगे जाना होगा। अगर हम पूरी तरह बंदी कर देंगे तो मानसिक दृष्टि से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी खड़े होंगे, क्योंकि लोग इस समय अस्वस्थ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मीडिया के लिए भी आवश्यक है, और मैं अभी पिछले 15 दिनों में करीब 3.5 करोड़ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैं देख रहा हूं कि जो माइग्रेंट लेबर के जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो हजारों में नहीं है, लाखों में। गुजरात में 20 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हमको घर जाने दो जी। महाराष्ट्र में भी यही हालत है, दूसरे राज्यों में भी यही हालत है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग चले जाएंगे तो फैक्ट्री अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने में कितना वक्त लग सकता है? आपका अनुमान क्या कहता है? ये वाकई उनके लिए चुनौती होगी? क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको रोक के रखिए, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में ये एक बड़ी बाधा आएगी कि मजदूरों का नहीं मिलना। देखो, ये चैलेंज है, और हमारे को जैसे अभी 3 शिफ्ट में काम करते होंगे, अगर लेबर कम होंगे तो 1 शिफ्ट के लोग 2 शिफ्ट में काम करेंगे। तो इंडस्ट्री वालों को इसमें से वे आउट निकालना पड़ेगा, टेम्पररी कुछ लोगों को लेना पड़ेगा, और जब तक अगर ये वापस आएंगे तो फिर इनको भी लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमको मार्ग निकालना होगा। इस समय अपने घर वापस जाने वाले लेबर को मानसिक दृष्टि से रोकने में भी अड़चन है, और उनकी इस मनस्थिति में सबको रोकना ठीक नहीं है। पर एक बात है कि शायद अगर इंडस्ट्री चालू हो जाती है, सब और धीरे धीरे हो रही है, और उनका काम अगर रूटीन हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, तो आज जिनकी जाने की इच्छा है वो इच्छा भी बदल जाएगी और फिर से रुक जाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। और इसलिए सुचारू रूप से उद्योग व्यापार को ठीक प्रकार से कोरोना के बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेकर हम शुरू करें धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि जाने वाले लोग रुकेंगे और फिर से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर भी आएगी और ठीक प्रकार से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जुड़ा एक सवाल मेरा और है कि हम लॉकडाउन फेज 3 में कई सारी चीज़ों में छूट दे दिए, लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कुछ चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी इसका ऐलान किया, आगे चल के कई राज्य सरकारें भी इसका ऐलान करने वाली हैं। तो ये एक तरफ हम लोगों को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, टैक्स छूट देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग आइटम पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसको आप अंतर्विरोध मानते हैं या फिर जरूरत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतें एकदम नीचांक पर जाकर पहुंची है, बहुत ही कम हुई है, और इसलिए प्राइस भी कम हुई है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हमको पैकेजेस देने चाहिए, पैसे चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए, भारत सरकार को भी चाहिए, ये लड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के अधीन जो टैक्सेस होते हैं, वैसे पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है वो अभी जीएसटी में नहीं आता, वो राज्य सरकार के पास है। लीकर पर जो टैक्स आता है वो राज्य सरकार के पास आता है। तो कुछ जगह पर मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार है, और आज के स्थिति में जो पेट्रोल डीजल का जो पुराना भाव था वो भाव वो मेंटेन करके जो बचत हो रही है उसमें अगर कुछ टैक्स लगा रहे, तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार का अधिकार है। और इस समय कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी है, उसके सिवा हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है ये उनका अधिकार है, उनका निर्णय है। बिल्कुल समझ। आपने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम पिछले कुछ दिनों में लगातार 350 से ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं, और कई इंडस्ट्री चैम्बर के साथ भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो चुकी है, मैं देखता भी रहा। तो मुझे लगता है सबकी एक अपेक्षा है और कई दिन से सुर्खियां भी है कि सरकार अब जो है राहत पैकेज का ऐलान कर दे, आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दे। दुनिया के हर देश ने कमोबेश आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। तो अब क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों हम इतना देरी कर रहे हैं आर्थिक पैकेज का ऐलान करने में, जब हम इंडस्ट्री को खोलने की छूट भी दे चुके हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं, 300 नहीं, और 15 दिन में मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला है, इकोनॉमिक चैम्बर से मिला। तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि निश्चित रूप से इस संकट का परिणाम है, और इसके लिए सरकार ने निर्णय भी किया। ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया है। ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब लोगों के 35 करोड़ अकाउंट है उसमें पैसे भी जमा किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग सबके बारे में चिंता करके रेशनिंग से सोशल हमने सेक्टर के लिए थे, ये एमएसएमई उद्योगों के लिए नहीं थे। अब ऐसा कैसे? ये एमएसएमई में काम करने वाले लेबर्स जो है, जो बिल्कुल उनको जनधन योजना में रजिस्टर है, तो क्या उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, आखिर क्या है कि सभी समाज के लिए, और दूसरी बात यही कुछ करने से पैसा हाथ में आएगा
तो वो किराने दुकान में जाएगा और किराना खरीदी करेगा तो किराना दुकान चलेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो अभी सरकार ने अनाज का भंडार भी खुला किया है। जहां तक मैं हमारे विभाग ने 31 मार्च तक 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया और वो मुदत बढ़ाई अभी 31 दिसंबर तक, और मेरा अंदाजा है 25 लाख एमएसएमई रजिस्टर होगी। 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट था हाउसिंग से लेकर कार से लेकर इंडस्ट्री तक को, उसको डिफर पेमेंट दिया हुआ है। 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाकर देने का निर्णय किया है। तो बहुत से निर्णय ऐसे हैं कि हमने ऑलरेडी किए हैं, और जब जब लोगों से मिल रहे उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं, और आपको पता है कि इन सब सुझाव के बारे में निर्णय करने का अधिकार वित्त मंत्रालय का है। नया आर्थिक पैकेज पर आप लोग विचार कर रहे हैं, कब तक ऐलान हो सकता है? देखिए, हमने हमारी रिकमेंडेशंस वित्त मंत्रालय के पास भेजी है, और वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से शायद इसके बारे में कब निर्णय करेंगे मैं बता नहीं सकता, पर जल्दी इसमें कोई निर्णय कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसमें एमएसएमई को लेके आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट फंड को मंजूरी दे दी है, वित्त मंत्रालय से मेरी बातचीत चल रही है। तो बातचीत क्या सहमति बन गई, सब एक प्लेटफॉर्म पर है, इसका ऐलान अब हो जाए कि उसमें भी कुछ किंतु परंतु अभी बचा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो कहा स्टेटमेंट कि हमारी विविध योजना में हमारी बैंक जो है जो कर्जा देती है उस 1 लाख करोड़ के लिए हमने उसको इंश्योर्ड किया है, और 1500 करोड़ रुपए इंश्योरेंस ट्रस्ट में भरे हैं, ताकि 75,000 का फंड हमने सिक्योर्ड किया है। और बैंकों को केवल 25,000 करोड़ के लिए 25% के लिए ही कोलैटरल या गारंटी लेनी है। हमने सभी योजनाओं में हमने विशेष रूप से उसको इंश्योरेंस ट्रस्ट में करके प्रीमियम भर के उसको इंश्योर्ड किया है, और सीडीबी के द्वारा, नेशनलाइज बैंकों के द्वारा ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी हमने जो निर्णय किया है कुछ दिन पहले, वो भी ऑर्डर निकाला है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी ये भी एमएसएमई की सब स्कीम को चला सकती है। एमएसएमई की एक समस्या और है कि आपको याद होगा करीब 2.5 साल पहले एक एमएसएमई समाधान के नाम से एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था, और कहा था कि जितने एमएसएमई के पेंडिंग ड्यूज हैं उस पेमेंट को आप कर दीजिए, सरकार के पास जो ड्यूज हैं उसमें करीब, मेरे पास जो आंकड़े करीब 13,000 केस आए थे, उसमें से सिर्फ 3,000 मामले निपटाए गए, बाकी 75% मामले अभी तक निपटाए नहीं गए। तो मुझे लगता है कि सरकार और सरकारी कंपनियों के पास एमएसएमई के ड्यूज को तुरंत निपटा दिया जाए, पेमेंट कर दिया जाए बकाया का, यही बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और आप जो कह रहे हो उतनी अमाउंट नहीं है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा है। हमारे पास 13,000 मामले बहुत कम आए थे। अच्छा। और उसमें से 36-40 हजार करोड़ के निपटारा हो पाया। अब प्रश्न ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या है एमएसएमई की, कि गवर्नमेंट सेक्टर, पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में राज्य सरकार और भारत सरकार, अनेक विभाग, और इसके साथ मेजर इंडस्ट्री में छोटे छोटे लोगों के और बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ छोटे लोगों के बहुत पैसे अटके हुए हैं। और मैंने जब ये अभी कॉन्फ्रेंसेस हुई पीकी के साथ, सीआईआई के साथ, पीएचडी चैम्बर के साथ, जो बड़े इंडस्ट्री के फोरम है, मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि आप एक काम करिए कि किसी भी स्थिति में आपके यहाँ जो छोटे लोग हैं उनको आप तुरंत उनके पैसे दीजिए। अभी एनएचआई में भी मैंने निर्णय किया है कि वे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करके पैसे देने के पहले उसके जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर वहां काम कर रहे थे उनकी लिस्ट मंगवाकर उनके पैसे भी डायरेक्ट देना, ताकि उनको पैसे मिले। नहीं तो आज एनसीएलटी में चले जाते हैं, सबके पैसे मिलते हैं और बेचारे छोटे लोगों के नहीं मिल जाते, वो डूब जाते हैं। और उसी के कारण एमएसएमई की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमारी कोशिश है कि इसके लिए आप जो कह रहे थे ये हमने समाधान ढूंढा, इसके ऊपर हमको समाधान नहीं है। ये मामला 10-15%, 20% तक सुलझाया गया है, 80% समस्या वही है। इसके लिए हमको और कुछ सोचना होगा, कुछ कड़ाई से करेंगे तो ये वक्त नहीं है कुछ करने का, पर हम गंभीरता से सोच रहे कि क्या इसके लिए भी कोई फंड निकालकर और दोनों के सम्मति से और उस फंड की गारंटी भारत सरकार करके ऐसा रोलिंग फंड तैयार करें, ताकि इस समस्याओं का टेम्पररी निदान हो जाए और वो पैसे मिल जाए, और वो पैसे के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी भी कोई योजना बनाकर हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर वित्त विभाग की अनुमति मिलेगी तो जरूर ये योजना आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी यह खास बातचीत जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से। दो मुद्दे हैं सर, चूंकि समय काफी कम है तो मैं दो मुद्दे आपसे पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि जो आपके पास दूसरा विभाग है सड़क हाईवे मंत्रालय, उसमें आपने जो टारगेट रखा था, अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से कामकाज काफी हद तक रुका है, टोल कलेक्शन रुका है, तो दो चीजें, क्या वहां पे टारगेट रिवाइज करेंगे? दूसरा कि कंसेशनर जो हैं उनको किसी भी तरह से आप कंपनसेट करेंगे, क्योंकि उनका टोल कलेक्शन बिल्कुल रुक गया था 2-3 हफ्ते के लिए। देखिए, जो 2-3 हफ्ते के लिए हमने टोल बंद किया था, उसका तो कॉम्पेंसेशन हमको देना ही पड़ेगा, हम देंगे। अब हमने टोल शुरू कर दिया है और इस बार मेरा विश्वास है कि हमने जो इतने कठिन स्थिति में भी टारगेट लगभग पूरा किया है, 30 किलोमीटर तक आए हैं लगभग। अब मेरा विश्वास है कि हमको 40 किलोमीटर का टारगेट हमने रखा था, वो हम नहीं पूरा कर सके, पर देश की परिस्थिति को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इसके द्वारा बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट लानी होगी और इसी के कारण मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी आएगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से पैसे डालने की। अब हमारे 1 लाख करोड़ का हमको बजट है, पर हम उसके साथ साथ प्राइवेट पब्लिक बहुत से पैसा खड़ा करते हैं और मेरा विश्वास है कि मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा है कि पिछले 5 साल में हमने 17 लाख करोड़ के काम मेरे विभाग में किए थे, जिसमें पोर्ट में मेरा पोर्ट और शिपिंग मिनिस्ट्री में बजट 800 करोड़ का था और 12 मेजर पोर्ट में और उनके साथ लेकर हमने 16 लाख करोड़ की सागरमाला योजना शुरू की और उसमें से 6.5 लाख करोड़ के काम शुरू कर दिए। तो ये पैसा हमने खड़ा किया। इसके अलग अलग प्रकार के मॉडल थे जो पोर्ट के ऊपर हुए। वैसे एनएचआई में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस साल हमारे टोल के टारगेट को, मैं आप पूरा समझ लीजिए इसको, 40,000 करोड़ टोल इनकम इस साल करेंगे और इस समय हमने पीपीपी, एन्युटी हाइब्रिड, बाद में हाइब्रिड एन्युटी, बाद में अभी बैंकेबल प्रोजेक्ट करीब 480 है जो 30 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन के लिए रिजर्व बैंक ने अनुमति भी दी है, तो हमको वो भी उसी प्रकार से भी काम कर पाएंगे। और इसके अलावा अब इंश्योरेंस, पेंशन्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं और हम 2 साल में कम से कम 15 लाख करोड़ के काम रोड के करने का हमारा एक टारगेट रखा। ये कठिन है बहुत, अब देखिए कितना पूरा होता है, पर ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 5 साल के अंदर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर मेरे तरफ से है। एक आपने मुझे जहां तक याद है करीब फरवरी के महीने, उससे पहले भी आपने कहा था कि अगले 2 हफ्ते के भीतर स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। आखिर अटका कहां है मामला? क्या स्क्रैपेज पॉलिसी स्क्रैपेज में चली गई कि नहीं, अभी भी संभावना है? हमारे तरफ से हमने पॉलिसी पूरी की है, कुछ डिपार्टमेंट से अनुमति भी मिल गई है। अभी ये कोरोना के कारण वो थोड़ी सी अटक गई है, पर मैं अभी नागपुर में हूँ। मैं आज कल में ही सेक्रेटरी से बात करके उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि अभी एक पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक माहौल चला हुआ है। कई सारे देश चीन से जो निवेशक निकल रहे हैं, कंपनियां निकल रही हैं, उनको आकर्षित करने में जुटी हुई है। जापान ने तो पैकेज तक देने का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार की रणनीति ऐसे में क्या है कि चीन से जो लोग निकल रहे हैं उसके एक बेहतर विकल्प के तौर पर भारत को देखा जाए? निश्चित रूप से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति है और मुझे यही लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा लेना चाहिए। और अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, सबके मन में अब चीन से बाहर निकलने की बात हो रही है और ऐसे स्थिति में चीन के बाद भारत ये एक सशक्त अल्टरनेटिव है और इसलिए हमने हमारे डिपार्टमेंट भी एक जॉइंट सेक्रेटरी को बोलकर पूरी तरह से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं सभी एम्बेसडर जो है उनके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं ताकि उनके साथ हमारी बातचीत हो जाए और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे एमएसएमई के सेक्टर में हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो और उसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और नई इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडस्ट्री के में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस बहाने आए। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है,
एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना है, और ये सब बढ़ाते समय ट्राइबल, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है ताकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास हो। तो इसके आधार पर निश्चित रूप से ये इन्वेस्टमेंट वहां जाएगी, ऐसी कोशिश हम हमारे तरफ से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, CNBC आवाज से बात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। धन्यवाद।